आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नज़रिया के कुछ हिस्से हैं और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बाहर से देखने में तो लगता है कि इस्लाम और सोशलिज्म दोनों ही गरीबों की, मजलूमों की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। तो फिर लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं? ये तो साथ चलने वाली बातें लगती हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल ही इस पूरी बहस की जड़ है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत दावे से होती है। लेखक का कहना है कि इन दोनों विचारधाराओं की बुनियाद वो ही एक दूसरे से एकदम अलग है। ये दो समानांतर रेखाओं की तरह हैं। समानांतर रेखाएं? हाँ, जो दिखती तो हैं कि एक ही दिशा में जा रही हैं, पर असल में मिलती कभी नहीं। समानांतर रेखाएं, ये तो काफी मजबूत तस्वीर है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का मतभेद नहीं है। ऐसा नहीं कि बस कुछ आर्थिक नीतियों पर असहमति हो। किताब के मुताबिक ये टकराव आर्थिक या सामाजिक है ही नहीं, ये दार्शनिक है। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मों जैसा है। अच्छा। एक चश्मे से हर चीज में खुदा की मर्जी दिखती है और दूसरे चश्मे से हर चीज सिर्फ मादा यानी मैटर और उसके नियमों का खेल नजर आती है। लेखक का तर्क है कि आप एक ही वक्त में दोनों चश्मे नहीं पहन सकते। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले हमें सोशलिज्म के चश्मे को समझना पड़ेगा। किताब मार्क्स के नजरिए को कैसे पेश करती है, खासतौर पर ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में कहें तो क्या मार्क्स ये कह रहे थे कि हमारा इतिहास भगवान ने नहीं बल्कि हमारी मशीनों और औजारों ने लिखा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। किताब इसी तरह से मार्क्स की थ्योरी को सामने रखती है। मार्क्स के लिए इंसानी समाज का विकास किसी दैवीय योजना का हिस्सा नहीं है। ये एक जैविक प्रक्रिया की तरह है। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, उसे जमीन, हवा, पानी चाहिए, किसी ऊपर वाले के इशारे की जरूरत नहीं। तो मार्क्स के मुताबिक समाज भी भौतिक परिस्थितियों की वजह से ही बदला है, किसी आसमानी ताकत की वजह से नहीं। अरे वाह! और इसी सिलसिले में किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बड़े मजेदार बात का जिक्र करती है कि इंसान औजार बनाने वाला जानवर है। ये तो एक मजाकिया सा कमेंट लगता है, पर मार्क्स ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है ना? बहुत ज्यादा गंभीरता से। किताब बताती है कि मार्क्स के लिए यही वो चाबी थी जिससे इंसानी इतिहास के सारे ताले खुलते थे। उनका कहना था कि इंसान की असल कहानी उसके औजारों के विकास की कहानी है। अच्छा। पत्थर के औजार थे तो समाज अलग था, हल आया तो सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म आ गया, और जब भाप के इंजन और बड़ी बड़ी मशीनें आईं तो पूंजीवाद आ गया। बिल्कुल। तो पूरी कहानी का हीरो उत्पादन के साधन है, खुदा नहीं। तो फिर इस्लाम और मार्क्सवाद के बीच पहला और सबसे बड़ा टकराव यही हुआ कि एक की कहानी का हीरो खुदा है और दूसरी की कहानी का हीरो मादा यानी मैटर। हाँ, किताब के विश्लेषण का निचोड़ यही है। लेखक इसे मार्क्सवादी नजरिए की तरदीद इस्लाम की तरफ से, इस्लाम द्वारा मार्क्सवादी सिद्धांत का खंडन शीर्षक के नीचे समझाते हैं। वो कहते हैं कि मार्क्सवाद इंसान के हर बड़े सवाल का जवाब भौतिक दुनिया के अंदर ही खोजता है। जैसे हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, इन सब का जवाब हमारे आर्थिक हालात में छिपा हुआ है। जबकि इस्लाम कहता है कि इन सवालों का जवाब कायनात बनाने वाले के पास है। ये तो सच में दो अलग अलग पते हैं एक ही खत के लिए। बिल्कुल। तो अगर बुनियाद ही इतनी अलग है, एक खुदा पर और दूसरी सिर्फ मादे पर, तो इसका असर समाज के चलने के तरीके पर कैसे पड़ता है? यहीं पर शायद वो उत्पादन की शक्तियों और सामाजिक संबंधों वाली बात आती है ना? जी, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। किताब समझाती है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास वो कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं दो ताकतों के बीच की एक अंतहीन कुश्ती है। उत्पादन की शक्तियां हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मशीनें, काम करने के नए तरीके, ये हमेशा आगे बढ़ना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं। ये तो समझ आता है, टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है। लेकिन सामाजिक संबंध, समाज का ढांचा, मालिकाना हक के कानून, अमीर गरीब का रिश्ता, ये बदलना नहीं चाहते। अच्छा। ये पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहते हैं। तो एक तरफ एक ताकत है जो लगातार फैल रही है और दूसरी तरफ एक ढांचा है जो उसे रोके हुए है। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ जैसे किसी पुराने छोटे पड़ चुके बर्तन में हम कोई ऐसी चीज डाल दें जो फूल रही हो, एक न एक दिन तो बर्तन चटक ही जाएगा।
क्या बेहतरीन मिसाल दी है। किताब बिल्कुल यही तस्वीर पेश करती है। मार्क्स के लिए सामाजिक क्रांति कोई हादसा या किसी नेता की मर्जी का नतीजा नहीं है। ये एक भौतिक नियम है। एक नियम? हाँ, जब वो फैलता हुआ पदार्थ बर्तन को तोड़ देता है तो वही क्रांति है। आर्थिक बुनियाद के बदलते ही पूरा कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक ढांचा, जिसे मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये मानना थोड़ा अजीब नहीं है कि क्रांति होके ही रहेगी? मतलब मार्क्स के हिसाब से ये तय है, इसमें इंसान की मर्जी या कोशिश का कोई रोल नहीं। ये तो तकदीर लिखने जैसा हो गया। बस लिखने वाला इंसान नहीं, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। किताब में मार्क्स के अपने शब्दों का हवाला दिया गया है। इंसानी चेतना इन भौतिक हालात को तय नहीं करती, बल्कि भौतिक हालात इंसानी चेतना को तय करते हैं। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, सब कुछ हमारे आर्थिक ढांचे का एक प्रतिबिंब मात्र है। क्या? हाँ, अगर आप एक पूंजीवादी समाज में हैं तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। बुनियाद बदलेगी तो विचार भी अपने आप बदल जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा दावा है। यानी हमारा दिमाग, हमारी रूह, हमारे यकीन, सब हमारे समाज की आर्थिक हकीकत के गुलाम है। मार्क्सवादी नजरिए से देखें तो हाँ, किताब इसी बात को इस्लाम के नजरिए से चुनौती देती है। इस्लाम कहता है कि इंसान की चेतना और उसके नैतिक चुनाव आजाद हैं और वो भौतिक हालालों से ऊपर उठ सकते हैं। जबकि मार्क्सवाद कहता है कि चेतना तो बस आर्थिक मशीनरी से निकलने वाला धुआं है। ठीक कहा। ठीक है, इस टकला को और गहराई से समझते हैं। वो जो पुराना बर्तन है, यानी पूंजीवादी समाज, उसमें असल दरार कहाँ पर है? किताब के मुताबिक निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस समस्या की जड़ कैसे है? किताब इस बात को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाती है। औद्योगिक क्रांति से पहले का सोचिए, एक मोची या एक बढ़ई, ठीक है। उसके औजार उसी के थे, वो जो बनाता था वो भी उसी का होता था। काम करने वाला और मालिक एक ही इंसान था। हाँ, मतलब मेहनत भी उसकी, फायदा भी उसका, सीधा हिसाब। बिल्कुल। लेकिन फिर आई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। अब जूते या मेज कोई एक इंसान नहीं बना रहा, सैकड़ों मजदूर मिलकर बना रहे हैं। तो उत्पादन का तरीका तो सामाजिक हो गया, सब मिलकर काम कर रहे हैं। टीम वर्क। पर फैक्ट्री का मालिकाना हक और सारा मुनाफा वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में रहा। काम सामाजिक, फायदा व्यक्तिगत। मार्क्स के अनुसार यही पूंजीवाद का वो बुनियादी अंतर्विरोध है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करता है। अच्छा, तो काम तो टीम वर्क की तरह हो रहा है, लेकिन मैच का सारा इनाम सिर्फ कैप्टन को मिल रहा है, बाकी खिलाड़ियों को बस थोड़ी सी तनख्वाह। ये तो जाहिर है कि तनाव पैदा करेगा। सही कहा। और किताब के मुताबिक मार्क्स का कहना है कि ये तनाव वक्त के साथ कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। मशीनें और बेहतर होंगी, उत्पादन और बढ़ेगा, पूंजीपति और अमीर होंगे, लेकिन मजदूरों का शोषण भी बढ़ता जाएगा और एक दिन ये तनाव उस बर्तन को तोड़ देगा। और यहीं पर वो आखिरी चुनाती क्रांति की बात आती है, वो क्रांति जो सब कुछ बदल देगी। जी, किताब समझाती है कि मार्क्सवाद की नज़र में ये एक ऐतिहासिक ज़रूरत बन जाएगी। मजदूर वर्ग, जिसे वो प्रोलेटेरिएट कहते हैं, वो पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जवाजी के खिलाफ उठ खड़ा होगा। मतलब उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचेगा। कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा सिवाय इसके कि संगठित होकर इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए। और इस क्रांति का नतीजा क्या होगा? क्या एक नई तरह की सरकार बनेगी या कुछ और? नहीं, नतीजा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। निजी संपत्ति की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी को खत्म कर दिया जाएगा। फैक्ट्रियां, मशीनें, जमीन, सब कुछ किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज की मिल्कियत होगी। पूरे समाज की? हाँ, जब कोई निजी मालिक ही नहीं होगा तो कोई वर्ग भी नहीं होगा, ना अमीर ना गरीब। और जब वर्ग ही नहीं होंगे तो उनकी रक्षा के लिए सरकार या पुलिस की भी जरूरत नहीं होगी। कोई वर्ग नहीं, कोई सरकार नहीं। ये तो एक यूटोपिया, एक आदर्श दुनिया जैसी बात लग रही है। और किताब में इतिहास के अंत का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि समय रुक जाएगा। मार्क्स के लिए इतिहास की जो द्विजीय सीला मतलब ड्राइविंग फोर्स, वो वर्ग संघर्ष रहा है। अच्छा, वर्गों की लड़ाई। हाँ, आजाद और गुलाम, सामंत और किसान, पूंजीपति और मजदूर, हर युग में दो वर्गों की लड़ाई ने ही समाज को आगे बढ़ाया है।
जब उस अंतिम क्रांति के बाद वर्ग ही खत्म हो जाएंगे तो ये संघर्ष भी खत्म हो जाएगा, तो इतिहास रुक जाएगा। इतिहास अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, समाज एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण अवस्था में आ जाएगा जहां हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा और अपनी जरूरत के हिसाब से पाएगा। ये मार्क्सवादी विचारधारा का अंतिम लक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब के नजरिए से इस्लाम और सोशलिज्म एक साथ क्यों नहीं चल सकते? मुझे लगता है अब तस्वीर काफी साफ हो गई है। बिल्कुल, किताब का निचोड़ यही है कि सोशलिज्म सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है जिसकी बुनियाद में खुदा के लिए कोई जगह नहीं है। ये इंसान की पहचान एक औजान बनाने वाले जानवर के तौर पर करता है जिसकी चेतना उसके आर्थिक हालात तय करते हैं, और इंसान की जिंदगी का मकसद वर्ग संघर्ष को खत्म करके इतिहास को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। जबकि इस्लाम की तो पूरी इमारत ही इस यकीन पर खड़ी है कि इंसान खुदा की सबसे बेहतरीन मखलूक है, जिसे एक नैतिक उद्देश्य के साथ जमीन पर भेजा गया है। उसकी चेतना आजाद है और उसकी जिंदगी का मकसद खुदा की रजा हासिल करना है। ये तो वाकई दो बिल्कुल अलग दुनिया है। जी, किताब का तर्क यही है कि आप इन दोनों को मिला नहीं सकते। अगर आप सोशलिज्म की भौतिकवादी नींव को स्वीकार करते हैं तो आपको आस्था की बुनियाद को खारिज करना पड़ेगा, और अगर आप आस्था को मानते हैं तो आप ये नहीं मान सकते कि कायनात अपने आप कुछ भौतिक नियमों के तहत चल रही है और इंसान का इतिहास पहले से तय है। ये दो नजरिए एक दूसरे की जड़ काटते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये किताब एक आर्थिक विचारधारा का दार्शनिक खंडन करती है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचा जाना चाहिए। क्या किसी आर्थिक सिद्धांत जैसे कि सोशलिज्म को उसकी दार्शनिक जड़ों से काटकर अलग किया जा सकता है? क्या कोई कह सकता है कि मैं मार्क्स के आर्थिक विश्लेषण को तो मानता हूं लेकिन उसके भौतिकवाद और नास्तिकता को नहीं मानता? या फिर दो बिल्कुल अलग विश्व दृष्टि को मिलाने की कोई भी कोशिश आखिर में नाकाम ही होगी, क्योंकि हकीकत को लेकर उनके बुनियादी अनुमान ही एक दूसरे के खिलाफ है। आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नज़रिया के कुछ हिस्से हैं, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बाहर से देखने में तो लगता है कि